हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने की कवायद, मांगा खाली पड़े पदों का विवरण। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। बताते चलें कि इस वक्त राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 3,49,000 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 1,60,000 पद खाली हैं। हालांकि सभी पदों पर एक साथ नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं। सामान्यतः कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले औसतन 30% पदों को खाली रखा जाता है, ताकि कर्मचारियों को प्रोन्नति मिलती रहे। विभागों को अपने यहाँ रिक्त पदों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जारी निर्देश के अनुसार विभागों को रिक्त पदों की सूची भेजनी होगी। ये सूची वर्षवार रिक्तियों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें कम से कम 1/3 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना प्रस्तुत करनी होगी। वहीं जेपीएससी को भी झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए विभागों को वर्षवार रिक्तियों का विवरण देते हुए कम से कम 1/3 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रस्तुत करनी होगी। इस अधियाचना को निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रोस्टर के साथ भेजने का निर्देश दिया गया है। गहने की दुकान में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। बोकारो जिला में बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो के पुराना बीडीओ ऑफिस स्थित एमए ज्वेलर्स में सोमवार को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि दुकान के अंदर रखा कीमती गहने, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट को इस आग की वजह मानी जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुकान में लाखों रुपए के गहने और सामान रखे हुए थे, जो आग की भेंट चढ़ गए। इस घटना से पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के संबंध में ज्वेलरी शॉप के मालिक गोपाल दास का कहना है कि इस घटना से उनका भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि दुकान में पहले धुआं दिखाई दिया। मैं अपने स्टाफ के साथ बिजली के बोर्ड से निकलने वाले धुआं पर काबू पाने का काफ़ी कोशिश किया, लेकिन धुआं काफ़ी भर गया और आग लग गई। इसके बाद हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक आग से काफ़ी नुकसान हो चुका था। इस मामले को लेकर बेरमो थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह ने बताया कि दुकान में आग लगने की खबर पर घटनास्थल और पहुंचकर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। त्योहार के समय इस तरह की घटना से दुकानदार को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इसमें किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीडीएस में चना दाल का संकट, 9 माह से लाभुक वंचित, विभाग की निष्क्रियता पर उठे सवाल। राज्य की जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस से जुड़े उपभोक्ता पिछले 9 माह से चना दाल से वंचित हैं। खाद्य सुरक्षा योजना और ग्रीन कार्डधारी लाभुकों को हर माह 1 किलो चना दाल मिलने की व्यवस्था थी। इसके लिए सरकार ने पूरे वर्ष की राशि विभाग को उपलब्ध करा दी थी। बावजूद इसके जनवरी 2025 से अब तक पीडीएस दुकानों में चना दाल नहीं पहुंचा। झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए के तहत 61,06,938 परिवार और ग्रीन कार्ड के 6,34,067 परिवार सरकारी दर पर राशन का लाभ उठाते हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण गरीब उपभोक्ताओं को 9 माह से दाल नहीं मिल रही है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नाफेड से 67 रुपये प्रति किलो की दर से चना दाल प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचाई जाती थी, लेकिन बाजार में कीमत बढ़ने के बाद नाफेड ने आपूर्ति से हाथ खड़े कर दिए। अब विभाग टेंडर प्रक्रिया के जरिए नई आपूर्ति व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसके पूरा होने में 2 से 3 महीने का समय और लग सकता है। इसका अर्थ है कि दिसंबर 2025 से पहले लाभुकों को दाल मिलने की संभावना बेहद कम है। विभागीय मंत्री से इस बाबत संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो सकी। बड़ा सवाल यह है कि जब नाफेड ने दिसंबर 2024 तक दाल उपलब्ध कराई, तो जनवरी 2025 से लेकर अब तक विभाग क्यों निष्क्रिय रहा? गरीब उपभोक्ता विभागीय सुस्ती की वजह से परेशान हैं और 9 माह से अपने अधिकार से वंचित हैं। एसीबी की कार्रवाई, विनय सिंह का हजारीबाग स्थित कार शोरूम सील। एसीबी ने हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय सिंह के डेमोटाउन स्थित कार शोरूम को अस्थायी रूप से सील कर दिया है। वह वर्तमान हजारीबाग जेल में बंद हैं। उल्लेखनीय है कि विनय सिंह के ठिकानों पर दूसरे दिन भी एसीबी की छापेमारी चल रही है। एसीबी की टीम लोहरदगा और गुमला स्थित विनय सिंह के शोरूम की तलाशी ले रही है। यह छापेमारी झारखंड शराब घोटाले से जुड़े आरोपों की जांच का भी हिस्सा है। इससे पहले एसीबी ने रविवार को नेक्स्ट जेन के मालिक विनय सिंह के 4 ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया था। इस दौरान 4 टीमों ने चूटिया के अनंतपुर स्थित 3rd स्ट्रीट, डिबडीही स्थित टाटा मोटर्स शोरूम, वो नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय और लालपुर के पीस रोड स्थित एक अपार्टमेंट में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीमों ने शराब घोटाले से संबंधित दस्तावेज व डिजिटल साक्ष्य जब्त किए।
धनबाद जिले की 3,57,000 महिलाओं को मिली मड़िया सम्मान राशि, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए पैसे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मड़िया सम्मान योजना के तहत दुर्गा पूजा से पहले धनबाद जिले की कुल 3,57,577 बहनों को सितंबर की सम्मान राशि का सीधे उनके बैंक खातों में आधार बेस भुगतान कर दिया गया है। प्रत्येक महिला को 2,500 रुपये भेजे गए हैं। इस संबंध में उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि इसमें कुल 89,39,42,500 रुपये की राशि भेजी गई है। साथ ही योजना अंतर्गत जिला के लाभुकों को अगस्त महीने में सम्मान राशि का भी भुगतान किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिन लाभुकों का आवेदन स्वीकृत हो चुका है लेकिन उनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, वैसे लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सभी लंबित लाभुकों से शीघ्र आधार सीडिंग कराने की अपील की है ताकि उन्हें यथाशीघ्र योजना का लाभ मिल सके। वहीं वर्तमान में जिला स्तर पर लाभुकों का भौतिक सत्यापन कार्य भी तीव्र गति से जारी है। सत्यापन उपरांत योग्य पाए गए लाभुकों को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिन लाभुकों का भौतिक सत्यापन अब तक नहीं हो पाया है वे आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क कर सत्यापन प्रपत्र प्राप्त करें और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने के बाद उन्हें योजना का लाभ मिल पाएगा। देवघर में दुर्गा पूजा में चिकित्सा सुविधा को लेकर क्यूआरटी की तैनाती। देवघर के जस्सीडीह में दुर्गा पूजा के दौरान जरूरतमंदों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी की तैनाती की गई है। यह टीम आपातकालीन स्थिति में लोगों को तुरंत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। यह जानकारी जस्सीडीह सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर बीएन चौधरी ने दी। बताया कि पूजा के दौरान भीड़भाड़ व संभावित स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए टीम को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएचसी के प्रभारी ने बताया कि यह टीम एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ व आवश्यक दवाइयों के साथ हमेशा तैयार रहेगी। इसके तहत आकस्मिक स्थिति में पीड़ितों को त्वरित इलाज व आवश्यकता अनुसार बड़े अस्पतालों में रेफर करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। डॉक्टर बीएन चौधरी ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से यह टीम 24 घंटे सक्रिय रहेगी। ऐसे बड़े अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर तुरंत क्यूआरटी से संपर्क करें। इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि पूजा के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होगी और श्रद्धालुओं को निर्बाध सेवा मिल सकेगी। झारखंड के इन 8 जिलों में एक भवन में बनेंगे 4 थाने, 155 करोड़ रुपए होंगे खर्च। झारखंड में 155 करोड़ की लागत से 8 जिलों में एक ही भवन में 4 थाने बनेंगे। भवन के पहली मंजिल पर साइबर थाना होगा, दूसरी मंजिल पर महिला थाना, तीसरी पर SC/ST थाना और चौथी मंजिल पर HTU थाना होगा। यह कुल 8 जिलों में बनने वाला है, जिसमें जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, चतरा, पलामू, गढ़वा और धनबाद शामिल है। इसका निर्माण झारखंड पुलिस हाउसिंग द्वारा किया जाएगा। इसे लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। बता दें कि इंटीग्रेटेड थाना भवन के निर्माण के लिए यह योजना डीजीपी अनुराग गुप्ता ने तैयार की है। उन्होंने आईजी प्रोविजन पंकज कंबोज को इसके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी सौंपी है। इस योजना को पूरा करने के लिए दिसंबर 2024 में विभिन्न जिलों के एसपी के साथ पुलिस मुख्यालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई थी। इसमें जमीन की उपलब्धता के आधार पर थाना निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर एसपी को पुलिस मुख्यालय को भेजने को कहा गया था। नए थाना भवन में महिला पुलिस कर्मियों के रहने के लिए अलग से बैरक की व्यवस्था होगी। इसके साथ पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के साथ महिला पुलिस के लिए अलग से सुविधा होगी। एक और इस भवन के निर्माण के लिए अधिक भूमि की जरूरत होगी और अधिक पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक जगह पर सभी थाना होने से लोगों को सहूलियत भी होगी। घाटशिला उपचुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी। 2,55,000 वोटर्स चुनेंगे विधायक, 4,456 नए वोटर्स शामिल। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में सोमवार को डीसी कर्ण सत्यार्थी ने अंतिम मतदाता सूची जारी की। इस बार वोटर लिस्ट में 4,456 नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। इसके साथ ही कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,55,820 हो गई है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,24,899, महिलाओं की 1,30,921 और वहीं थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 3 है। घाटशिला उपचुनाव में इस बार 2,55,820 वोटर अपना एमएलए चुनेंगे। इससे पहले घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 2,51,367 वोटर्स थे। इनमें 1,23,314 पुरुष मतदाता और 1,28,050 महिला मतदाता थे, जबकि 3 थर्ड जेंडर मतदाता थे। मतदाता पुनरीक्षण के दौरान कुल 5,223 लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आवेदन दिया था। इसमें से 5,171 लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए। इन लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया, जबकि 715 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इन मतदाताओं ने खुद से वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था। मतदाता सूची पुनरीक्षण के पहले 360 सर्विस वोटर थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 368 हो गई है। 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या भी बढ़कर 16,178 हो गई है। पहले ये संख्या 13,308 थी।
85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या बढ़कर 629 हो गई है, जो पहले 636 थी। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 300 बूथ हैं। 6 चरणों की जांच के बाद वल्नरेबल बूथों की सूची तैयार की जाएगी। ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का पर्दाफाश। झारखंड के 4 ठग सहित 10 गिरफ्तार। बिसरा व नुआगांव ब्लॉक के अलावा झारखंड से सटे गांवों में लोगों से सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक संस्था के जरिए 30 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई है। कंपनी के नाम पर 9 सदस्यीय वाला ग्रुप बनाया था, जो इलाके में काम कर रहे थे। ऑनलाइन 25,000 रुपये पैसा जमा करने के बाद सामान नहीं मिलने पर मांगो सोरेन नामक वृद्धा ने हाथीबाड़ी थाना में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद इसका पर्दाफाश हुआ। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 पड़ोसी राज्य झारखंड, 4 हाथीबाड़ी तथा 2 बिसरा क्षेत्र के हैं। बिसरा इलाके के सफ़ई अहमद ने सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रमुख बताकर 9 सदस्यीय ग्रुप बनाया था। इनके द्वारा 2 साल से सुंदरगढ़ जिले में सक्रिय रूप से काम कर रहा था। नुआगांव क्षेत्र के सुमन टोप्पो नामक महिला का घर भाड़े में लेकर कार्यालय खोला गया था। इनके द्वारा गांव-गांव घूमकर गृहिणियों को घरेलू उपयोग वाली नकली सामग्री बेची जा रही थी। इसमें ब्रांडेड कंपनी के लेबल लगे होते थे। सामानों के एवज में लोगों से 2,000 से 30,000 रुपए तक वसूला जाता था। 19 सितंबर को हाथीबाड़ी इलाके की एक वृद्धा को ठगी का शिकार बनाया गया था। उसके खाते से 25,000 रुपए निकाले गए थे। उनके पास से 4 नकली परिचय पत्र, 12 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 2 कार, 2 स्कूटी, 1 बाइक, नकली प्रॉपर्टी दस्तावेज, 40 नकली सील, 40 बायोडेटा फॉर्म, 10 रजिस्टर, नोटबुक जब्त किए गए। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का विरोध तेज। 30 सितंबर को होगा बड़ा आंदोलन। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित सारंडा वन क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वन्यजीव आश्रयणी घोषित करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने मंत्रियों का समूह गठित कर स्थानीय लोगों से राय लेने की प्रक्रिया शुरू की है। ये समूह मंगलवार को सारंडा का दौरा करेगा। खनन विभाग के अनुसार प्रस्तावित आश्रयणी क्षेत्र में आने वाले लगभग 4,710 हेक्टेयर के लौह अयस्क खदानों को बंद करना पड़ेगा, जिससे राज्य को करीब 13,22,000 करोड़ रुपए के राजस्व का संभावित नुकसान होगा। विभाग ने चिताया है कि इससे खनन गतिविधियों और स्थानीय लोगों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। इस बीच ग्रामीणों ने विरोध तेज कर दिया है। वे 30 सितंबर को छोटा नागरा फुटबॉल मैदान में सुबह 10 बजे से आम सभा करेंगे। इस आम सभा में क्षेत्र के हजारों ग्रामीण जुटेंगे। आयोजकों ने ग्रामीणों से पारंपरिक हथियार और पहनावे के साथ शामिल होने की अपील की है। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि सारंडा को सेंचुरी घोषित किया गया तो यहाँ की मूल निवासियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। सभा का मकसद ये संदेश देना है कि सारंडा के लोग जल, जंगल और जमीन के सवाल पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले स्थानीय लोगों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। फिर सक्रिय होगा मॉनसून। 2 और 3 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट। जाने अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम। पिछले 24 घंटे के दौरान कमजोर रहा मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि अगले 5 दिन तक झारखंड का मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने कहा है कि 30 सितंबर को उत्तरी अंडमान सागर में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 1 अक्टूबर 2025 को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसका असर झारखंड पर भी देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मौसमी प्रणाली के प्रभाव से 2 और 3 अक्टूबर को झारखंड राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की भी संभावना है। उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि वे इन 2 दिनों में आवश्यक सावधानी बरतें। सतर्क रहें क्योंकि तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 30 सितंबर को राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की संभावना है। हवा की अधिकतम गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। 1 अक्टूबर को कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवाएं चलेंगी। कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी संभावना है। अगले दिन यानी 2 अक्टूबर को झारखंड के उत्तर पूर्वी और से सटे मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका है। राज्य भर में चिकित्सकों पर बढ़ते हमलों से आईएमए आक्रोशित, सरकार से कार्रवाई की मांग। राज्य में चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर झारखंड राज्य इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। हाल के दिनों में सरकारी और निजी अस्पतालों में हिंसा की घटनाओं में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, जिससे चिकित्सा समुदाय में गहरी चिंता और असंतोष का माहौल है।
राज्य आईएमए द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये घटनाएं अत्यंत दुखद और चिंताजनक हैं। एसोसिएशन ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न सिर्फ चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि ये एक सभ्य समाज के लिए भी गंभीर चुनौती पेश करती हैं। रांची सदर अस्पताल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान जो लगातार राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, वहां के समर्पित चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट की घटनाएं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। राज्य आईएमए ने झारखंड सरकार से मांग की है कि वो इन घटनाओं का गंभीरता से संज्ञान ले और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि वो राज्य की झारखंड हेल्थ सर्विस एसोसिएशन द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का पूर्ण समर्थन करती है और हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। राज्य आईएमए सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि चिकित्सकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार को जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। महिलाओं ने मैया सम्मान योजना की राशि से बनवाया रोड। मैया सम्मान योजना की राशि से महिलाओं ने करीब 1.5 किलोमीटर रोड बनाया है। ये रोड पलामू के छतरपुर प्रखंड के कंचनपुर पंचायत के लंगड़ीतर पिछुलिया टोला में है। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने रोड बनाने के लिए मैया सम्मान योजना की राशि को चंदे के रूप में जमा करके इस्तेमाल किया है। लंगड़ीतर पिछुलिया टोला में रोड की समस्या थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने श्रमदान से रोड बनाने का निर्णय लिया था। पलामू में शनिवार को 3.5 लाख लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि गई। सभी महिलाओं के खाते में 2 महीने की राशि 5-5 हजार रुपये आ गई है। रोड के हालात को देखते हुए ग्रामीण प्रशांत राज और जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। इसी कमेटी में महिलाओं ने अपनी सहभागिता दिखाते हुए रोड बनाने के लिए 2-2 हजार रुपये देने का निर्णय लिया। 25 महिलाएं एकजुट हुईं और मैया सम्मान योजना से रोड बनाने के लिए सहयोग राशि दी, जिसके बाद ग्रामीण जमा हुए और श्रमदान से रोड बनाने का कार्य शुरू हुआ। ग्रामीण श्रमदान से 1.5 किलोमीटर मिट्टी मोरम रोड बनाया है। महिलाओं ने सहभागिता देखते हुए अन्य ग्रामीणों ने भी सहयोग किया है और अपने अपने ट्रैक्टर को रोड बनाने के लिए दिया। शनिवार से ग्रामीण महिलाओं के सहयोग से रोड बनाने का कार्य शुरू हुआ और सोमवार को रोड बनकर तैयार हो गया। राहुल गांधी को गोली मारने के बयान पर भड़की झारखंड की मंत्री बोली बीजेपी की सरपरस्ती में दिया है बयान। बीजेपी प्रवक्ता की ओर से राहुल गांधी को गोली मारने के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता पिंटू द्वारा राहुल गांधी को छाती पर गोली मारने वाले बयान पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांड्या सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की जबान नहीं है, यह बीजेपी की उस जहरीली राजनीति का नतीजा है जो दिन रात नफरत, हिंसा और जहर उगलती है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने आगे कहा कि आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व को देश की जनता सुन और स्वीकार कर रही है, उनके विरुद्ध खुलेआम हत्या की धमकी दी जा रही है। यह केवल एक बयान नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर जोरदार हमला है। मंत्री दीपिका पांड्या सिंह ने कहा कि हम याद दिलाना चाहते हैं कि पहले ही पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को हिंसा और साजिश का शिकार होते देखा है। कांग्रेस पार्टी और देश के लोग किसी भी हालत में उस इतिहास को दोहराने नहीं देंगे। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आलोक दुबे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पिंटू महादेव पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पूरे राज्य में आंदोलन करेगी और बीजेपी विधायक सांसद का घेराव किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की आवाज को गोलियों से नहीं दबाया जा सकता, क्योंकि वो डरने वाले नहीं हैं और न ही लोकतंत्र को धमकियों से रोका जा सकता है। धनबाद के बलियापुर में फूड सेफ्टी टीम का छापा, 4 मिठाई दुकानों पर लगाया 29,000 जुर्माना। धनबाद के फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर राजा कुमार के नेतृत्व में विभाग की टीम ने सोमवार को बलियापुर क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक मिठाई व किराना दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान करीब 40 मिठाइयों के नमूने लेकर जांच की गई। कई मिठाई दुकानों में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि गड़बड़ी पाए जाने पर 4 मिठाई दुकानों पर 29,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। कर्माटांड मुनफ स्थित अरविंद स्वीट्स दुकान पर समोसा, मसाला व लड्डू में अखाद्य रंग के इस्तेमाल पर 15,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार गणपति स्वीट्स दुकान में गंदगी पाए जाने पर 10,000 रुपये, आसनी स्वीट्स पर अखाद्य रंग का इस्तेमाल करने पर 2,000 रुपये और मदन स्वीट्स में मिठाई में मृत तेल चट्टा मिलने पर 2,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। साथ ही यहां मिठाई जब्त कर नष्ट कराई गई। फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर राजा कुमार ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि मिठाई बनाने के स्थान को स्वच्छ रखें, केवल मानक खाद्य रंगों का ही प्रयोग करें, रसोई में कार्यरत कर्मियों को हेयर कवर व एप्रन पहनना अनिवार्य करें और परिसर में समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि डीसी के आदेशानुसार खाद्य सामग्री में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान पूरे अक्टूबर तक जिले भर में चलाया जाएगा।
शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन दायर की है। याचिका के माध्यम से संघ ने न्यायालय से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की 2010 की अधिसूचना और अन्य कानूनों के आधार पर आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित होने से पहले के नियुक्त और सेवारत शिक्षकों को सेवा में बने रहने और प्रोन्नति यानी पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने को अनिवार्य करने संबंधी फैसला दिया था। इस फैसले से झारखंड के 35,000 समेत देश के लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड सरकार से भी रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग संघ के अध्यक्ष अनूप केसरी और महासचिव राममूर्ति ठाकुर का कहना है कि कोर्ट द्वारा भारत सरकार और झारखंड सरकार के स्थापित नियमों के विपरीत जाकर फैसला दिया गया है। इसलिए भारत सरकार और झारखंड सरकार भी रिव्यू पिटीशन दायर करें और अपने लाखों शिक्षकों की सेवा और उनके परिवार को परेशानियों से बचाएं। इस दिशा में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के साथ मिलकर मुहिम चलाकर सरकारों से ये मांग करेगी। 5 अक्टूबर को नई दिल्ली में झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के शिक्षक प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर सहित कई राज्य सरकारों ने अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है और कई अन्य राज्यों ने पिटीशन दायर करने की घोषणा की है। संघ ने झारखंड सरकार से भी तुरंत रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग की है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस ने भाजपा प्रवक्ता की गिरफ्तारी की मांग। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक टेलीविजन डिबेट के दौरान कथित रूप से गोली मारने की धमकी देने के मामले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस धमकी को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रोशित हो गई है। कांग्रेस ने आरोपी भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस घटना को लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने संसद में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और किसानों मजदूरों की आवाज बुलंद की है। ऐसे नेता को गोली मारने की धमकी देना बेहद निंदनीय है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे बयान देने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल राहुल गांधी पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव पर केस दर्ज नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि भाजपा और केंद्र सरकार इस धमकी में समान रूप से शामिल हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव की तत्काल गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री संसद और देश की जनता के सामने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। भाजपा नेतृत्व राहुल गांधी से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगे। अजय सिंह ने चेतावनी भी की अगर इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी से केंद्र सरकार और भाजपा का प्रायोजित षड्यंत्र मानते हुए देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। जामताड़ा में दूसरे का मकान दिखाकर सेवानिवृत्त कर्मचारी से 89 लाख की ठगी, 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अवैध तरीके से दूसरे के मकान को अपना मकान बताकर उसे बेचने के नाम पर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने दूसरे का मकान दिखाकर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से 89 लाख रुपए ठग लिए, जिसमें एक महिला ठग भी शामिल है। पकड़े गए 6 आरोपियों के बारे में पुलिस ने बताया कि जामताड़ा में एक मकान जो कोलकाता के रहने वाले समीर नाम के व्यक्ति का है को दिखाकर बेचने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। दरअसल पीड़ित मुकेश रवानी देवघर के रहने वाले हैं। वे एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं। रिटायर्ड होने के बाद जामताड़ा में एक मकान लेने की तलाश में थे। इसी दौरान रिटायर्ड कर्मचारी का गिरोह के सदस्य घनश्याम महतो और विक्रम महतो से संपर्क हो गया। दोनों ने जामताड़ा स्टेशन के पास एक बना हुआ मकान बेचने के लिए दिखाया जो कोलकाता के रहने वाले समीर के नाम से है, लेकिन गिरोह के द्वारा बताया गया कि इसका असली मालिक पंचानंद दास है और उसके बेटे, बहू और जीसू सरकार है। जिसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी ने 84 लाख रुपए जीसू सरकार के खाते में ट्रांसफर कर दिए और बाद में सभी आरोपियों ने राशि आपस में बांट ली। खाते में सारा रुपया देने के बाद जब मकान की रजिस्ट्री करने की बारी आई तो गिरोह के सदस्य आनाकानी करने लगे, जिसके बाद पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ जामताड़ा थाना में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि जो मकान को दिखाकर पैसे लिए गए हैं, दरअसल वो मकान कोलकाता के रहने वाले समीर सरकार के नाम है। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एमजीएम अस्पताल में अब सब कुछ होगा ऑनलाइन, इस योजना को अब जमीन पर उतारने की तैयारी। महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को ई हॉस्पिटल बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। लंबे समय से कागजों पर चल रही इस योजना को अब जमीन पर उतारने की तैयारी हो रही है। जिले के उपायुक्त करण सत्यार्थी ने इस दिशा में गंभीर पहल की है और 100% ऑनलाइन सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मरीजों के इलाज से लेकर दवा, जांच और पंजीकरण तक की हर प्रक्रिया डिजिटल होगी। मालूम हो कि एमजीएम को बीते 5 साल से ई हॉस्पिटल बनाने की प्रक्रिया पर काम चल
रहा है, लेकिन अब तक कुछ ही काम हो सका है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि सभी बड़े सरकारी अस्पतालों को ई-हॉस्पिटल सिस्टम से जोड़ा जाए। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता आएगी, बल्कि राज्य स्तर पर मरीजों की वास्तविक संख्या, दवा खपत और बीमारियों के रुझान का भी डेटा तैयार किया जा सकेगा। ये भविष्य की स्वास्थ्य नीति और योजनाओं के लिए बेहद उपयोगी होगा। एमजीएम अस्पताल को कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है, जहां रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। अब तक मैनुअल सिस्टम होने के कारण कई बार मरीजों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। दवाओं और जांच की जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं होने से अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है। ऑनलाइन व्यवस्था आने से समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। उपायुक्त ने साफ किया है कि एमजीएम अस्पताल को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए ठोस समय सीमा तय की जाएगी। अधिकारियों और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को इस दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि इस कदम से न केवल मरीजों की परेशानी कम होगी, बल्कि एमजीएम अस्पताल को एक आधुनिक और पारदर्शी स्वरूप भी मिलेगा। ये पहल अगर सही ढंग से लागू हुई तो एमजीएम अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में राज्य का अग्रणी अस्पताल बन सकता है। रांची में 2 अक्टूबर को मोहराबादी में होगा रावण दहन। दशहरा उत्सव चरम पर हैं। इस बार 70 फीट ऊंचा रावण, 65 फीट कुंभकर्ण और 60 फीट के मेघनाथ के पुतले तैयार किए गए हैं, जबकि सोने की लंका 30 गुणा 30 फीट की होगी। मोहराबादी मैदान में 2 अक्टूबर को रावण दहन का आयोजन किया गया है। गयाजी जिले से आए 21 सदस्यीय टीम ने 1 महीने की मेहनत से इन पुतलों को तैयार किया है, जिसमें बांस, कपड़ा, कागज से बने इन पुतलों को वाटरप्रूफ बनाया गया है। इस बार भी रिमोट कंट्रोल से रावण दहन होगा। सोमवार को कड्रू स्थित पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष सुधीर उग्गल, राजेश खन्ना, राजेश मेहरा, सौरभ खन्ना, अरुण चावला ने कड्रू में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार के मोहम्मद मुस्लिम ने तीनों पुतले को तैयार किए हैं। मैदान के चारों ओर 4 विशाल हनुमान की झलक श्रद्धालुओं को दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश से आई झांकियां भी लोगों को आकर्षित करेंगी। आयोजकों ने बताया कि इस बार रावण दहन में 6 मिनट का लेजर शो के साथ रंग बिरंगी आतिशबाजी और साउंड इफेक्ट्स का विशेष इंतजाम किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रावण का वध करेंगे, पूर्व मंत्री सीपी सिंह मेघनाथ का और सांसद संजय सेठ कुंभकर्ण का वध करेंगे। रावण दहन कार्यक्रम में आतिशबाजी, मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस वर्ष पुतलों की लंबाई रावण 70 फुट, कुंभकर्ण 65 एवं मेघनाथ 60 फुट के होंगे। रावण दहन में करीब 20 लाख की लागत होगी। आयोजन में स्थानीय लोक कलाकारों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कलाकार भी शामिल होंगे, जिसमें राम की जीवंत मूर्ति, रावण वध की जीवंत झांकी सहित मनमोहक सांस्कृतिक की प्रस्तुति की जाएगी। पायरो फायरवर्क्स मुंबई एवं कोलकाता के टीम द्वारा भव्य आकाशीय आतिशबाजी होगी। इस वर्ष बिहार के बक्सर जिले के मो जलील अहमद आतिशबाजी के द्वारा जमीनी आतिशबाजी की जाएगी। साइबर अपराधियों ने अकाउंट से उड़ाए 3 लाख रुपए, गायब मोबाइल हैक कर घटना को दिया अंजाम। हजारीबाग के केनीडारी थाना अंतर्गत चट्टी पेट्रो निवासी इद्रीस अंसारी साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। अपराधी ने उनके मोबाइल को भी हैक कर लिया और व्हाट्सएप सहित अन्य सिस्टम पर नियंत्रण कर लिया। इसके अलावा अपराधी पीड़ित के करीबियों से पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है। इद्रीस अंसारी ने बताया कि 27 सितंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे उन्हें एक नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक मैनेजर बताया और री-केवाईसी के लिए दबाव बनाया। उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि केवाईसी नहीं होगी तो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। इद्रीस ने बताया कि मैं गरीब परिवार से आता हूं और मजदूरी करके जो पैसे जोड़े थे वो साइबर अपराधी ने मेरे 2 अकाउंट से कुल 3,03,999 रुपए निकाल लिए। पहले अकाउंट से 3 राउंड में कुल 1,04,000 रुपए की निकासी की गई, जबकि दूसरे अकाउंट से एक ही बार में 1,99,000 रुपए निकाली गई। इद्रीस ने बताया कि दूसरे अकाउंट की राशि मूलतः दूसरे व्यक्ति की थी, जिसे वे अपने परिवार को भेजना चाहते थे। साइबर अपराधी ने इद्रीस का मोबाइल हैक कर लिया और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े करीबियों से भी पैसे ठगने का प्रयास किया। बालूमाथ के रहने वाले मजदूर नईम से 5,000 रुपए की ठगी की गई। इसके अलावा अपराधी इद्रीस के व्हाट्सएप स्टेटस से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी डाउनलोड कर रहा है। इद्रीस ने हजारीबाग साइबर थाना में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की और केरेडारी थाना में लिखित आवेदन दिया। बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी ने बताया कि अपराधी ने मोबाइल के ऑटोमेटिक डाउनलोड सिस्टम का फायदा उठाया। साइबर थाने के इंस्पेक्टर आभास कुमार ने कहा कि मामले की जांच जारी है। प्रयास किया जाएगा कि पीड़ित की राशि रिकवर हो और अपराधी गिरफ्तार किया जाए। पलामू से चोरी हुई हथिनी बिहार से बरामद, छपा में हुआ था सौदा। झारखंड के पलामू से चोरी हुई मादा हथिनी को बिहार के छपरा के अमनौर से रेस्क्यू किया गया है। हथिनी को अमनौर के पहाड़पुर के रहने वाले गोरख सिंह नामक व्यक्ति को 27 लाख रुपए में बेचा गया था। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर के रहने वाले नरेंद्र कुमार शुक्ला ने 12 सितंबर को पलामू के सदर थाना में एक आवेदन दिया था और जयमती नामक हथिनी की चोरी की शिकायत की थी। पूरे मामले में पलामू के सदर थाना की पुलिस अनुसंधान कर रही थी। हाथी में चिप भी लगा हुआ था। इसी क्रम में पलामू पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया था। पलामू के सदर थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि हथिनी बिहार के छपरा के अमनौर के इलाके में एक व्यक्ति को बेचा गया है। इसी सूचना के आलोक में सदर थाना की पुलिस सोमवार बिहार गई और हाथी को रिकवर किया। रिकवर करने में स्थानीय थाना और छपरा के वन विभाग ने भी सहयोग किया। जिस वक्त मामला दर्ज किया गया था उस वक्त हथिनी की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई थी। पलामू के सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि पुलिस के अनुसंधान में कई बातों की जानकारी मिली है।
शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार शुक्ला ने 3 अन्य पार्टनरों के साथ मिलकर 40 लाख रुपए में हथिनी को खरीदा था। अन्य 3 पार्टनरों ने नरेंद्र कुमार शुक्ला की जानकारी के बिना महावत के साथ मिलकर बिहार के छपरा में हथिनी को 27 लाख रुपए में बेच दिया था। महावत 3 अन्य पार्टनरों के साथ मिल गया था। मनरेगा में ओएसडी और एसीएफ के पद पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 13 अक्टूबर को। राज्य के ग्रामीण विकास के मनरेगा सेल में 2 पदों पर नियुक्ति के लिए 13 अक्टूबर को इंटरव्यू होगा। विशेष कार्य पदाधिकारी ओएसडी और सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए सरकार ने 2025 में विज्ञापन प्रकाशित किया था। सरकार ने इन दोनों पदों पर इंटरव्यू के लिए मनरेगा आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति में सूचना प्राविधिकी द्वारा मनोनीत तकनीकी पदाधिकारी, कार्मिक विभाग द्वारा अवर सचिव स्तर के एसटी/एससी के प्रतिनिधि, वित्त विभाग द्वारा मनोनीत अवर सचिव स्तर के अधिकारी को समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा रांची विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष और एनआईसी के राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को भी समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सफल आवेदकों को इंटरव्यू की सूचना भेज दी गई है। 13 अक्टूबर को मनरेगा आयुक्त कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से इंटरव्यू होगा। दुमका में ट्रक के धक्के से पिता की मौत, पुत्र घायल, हालत गंभीर। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के बड़ा चापुड़िया मोड़ के पास साहिबगंज गोविंदपुर रोड पर भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े पिता पुत्र को रौंद दिया और दुमका की ओर भाग निकला। रविवार सुबह हुए इस हादसे में पिता 55 वर्षीय नरेश मरांडी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 33 वर्षीय पुत्र शिवनारायण मरांडी घायल हो गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने साहिबगंज गोविंदपुर रोड को 3 घंटे तक जाम रखा। बताया गया कि नरेश मरांडी सड़क किनारे पैदल जा रहे थे, तभी बड़ा चापुड़िया मोड़ के पास उनका पुत्र साइकिल से आकर उनसे मिला। दोनों खेती की तैयारी पर चर्चा कर रहे थे, तभी जामताड़ा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक पिता पुत्र को रौंदते हुए निकल गया। ग्रामीणों ने घायल शिवनारायण को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे और घायल के इलाज का खर्च उठाने की मांग को लेकर साहिबगंज गोविंदपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इससे 3 घंटे तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा। रामगढ़ में घर का ताला तोड़ लाखों के कीमती सामान ले गए चोर। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारीकला गांव में चोरों ने नवनिर्मित घर का ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। पीड़ित दमरू महतो ने इसकी लिखित शिकायत रजरप्पा थाना में की है। घटना शनिवार रात की है। थाने में दिया आवेदन में कहा है कि वे पुराने घर में सो रहे थे। इसी दौरान चोरों ने नवनिर्मित घर का ताला तोड़कर कीमती सामान की चोरी कर ली। रविवार सुबह 5:30 बजे जब वे नए में घर पहुंचे तो गेट और दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाने पर देखा कि कई कीमती सामान गायब हैं। उन्होंने बताया कि चोरों ने घर से 35,000 रुपए नकद, सबमर्सिबल मोटर पूरा सेट, सैमसंग का टीवी, इन्वर्टर, सोने का मंगलसूत्र, कान की बाली, चांदी की चेन, लॉकेट और पायल की चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पीड़ित ने थाना प्रभारी से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।